हम इनकी केयर कर सकते हैं, हम इनको एक तरीके से बस लाइफ इनकी चला सकते हैं। जो लाइफ कैसे चल रही है, रगड़ के चल रही है, अच्छी तरह चल रही है, इसका कोई पता नहीं। अगर मेरी बोलने की स्पीड ज्यादा हो तो बताएं, मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। नहीं सर, एकदम अच्छी है स्पीड। थैंक यू। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ होता क्या है, ये बीमारी होती क्या है। इस बीमारी के लक्षण आपको 6 महीने के बाद दिखना स्टार्ट होता है। 3 महीने से 6 महीने के बाद आपको इसके लक्षण दिखने स्टार्ट होते हैं। प्रॉपर पता लगते लगते हमें इसका 2 साल लग जाता है। होता क्या है इसमें, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा सुनता नहीं है, इसमें दूसरों के साथ आइज कांटेक्ट नहीं बनाता। ये प्रॉब्लम है उसमें आती है। हिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चा काटता है, नाखून मारता है, थूकता है। ये अलग अलग प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण डॉक्टर बताते हैं कि इनके अंदर जानवरों का बिहेवियर है, जानवरों जैसे इनके लक्षण है, तो आप अपने बच्चे को पिंजरे में रखिए। कई डॉक्टरों की ये वर्डिंग होती है कि आप अपने बच्चों को पिंजरे में रखिए। और कहीं पेरेंट्स गलती करते हैं, जब ऐसा होता है तो जो गांव एरिया के लोग हैं वो पहले इनको दूसरी साइड लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट छोड़ के वो चले जाते हैं किसी तांत्रिक के पास, किसी पंडित जी के पास। कोई ग्रह की पूजा करवाता है, कोई किसी चीज की पूजा कराता है, अलग अलग कारणों के कारण। ये मतलब उनका सही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 3-4 साल बाद, जब थक जाते हैं सभी तरीके की पूजा वगैरह करा के। तो ये स्टार्ट कोई बता देते हैं ये ग्रह है, कोई भूत बता देते हैं, कोई जिन बता देते हैं, जिसको जो समझ आता है। सबके सब इन बच्चों पे अपना एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। जिनको जितनी नॉलेज है वो अपना उस पर लगाते हैं, बट प्रॉपर नॉलेज के साथ कोई बैठा ही नहीं है बच्चों के। डॉक्टर कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, दूसरी साइंस में इसके बारे में पता नहीं है। इनके बिहेवियर से ये लगता है या तो इनके पे कोई ऊपरी साया है या जानवरों के लक्षण है। और पेरेंट्स इस तरीके से इनसे परेशान हो जाते हैं, तो उनका लास्ट का एक डिसीजन होता है कि इनको इंजेक्शन देके मार दिया जाए। मैं ऑनलाइन ये चीजें बताई नहीं जाती, बट फिर भी मैं शेयर कर सकता हूँ। कई पेरेंट्स का ये रहता है क्वेश्चन कि सर अगर ये ठीक नहीं होते तो इनकी डेथ कितनी देर में हो जाएगी, कितने साल ये जिंदा रहेंगे। तो इससे साफ पता लगता है कि वो परेशान हो चुके हैं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लास्ट दम तक, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक इन पे मेहनत करते हैं। तो इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, इनको बाथरूम का नहीं पता लगता, इनको खाने का नहीं पता लगता, कैसे खाया जाता है, कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ कपड़े उतारने हैं। ये सारी प्रॉब्लमें आती हैं। इनको देख के आप पता लग जाएगा, एमआर चाइल्ड आप देखते ही आप बता दोगे कि ये कुछ अलग है और बच्चों से, क्योंकि उनके चेहरे की बनावट लगभग सबकी, जितने एमआर चाइल्ड देखे बॉय, सबके लगभग चेहरे एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, इतना फर्क होता है, मिलते जुलते चेहरे होते हैं। आइज कांटेक्ट नहीं करते, ये एक जगह बैठते नहीं है। ये लक्षण आपको बता रहा हूँ, उठेंगे भाग लेंगे। हाइपर एक्टिव भी इनको कहा जाता है। चिल्लाना बहुत तेजी से, बिना बात पे हंसना, बिना बात पे रोना, ये सारे लक्षण मिलते हैं। और ये ताकत इनके अंदर इतनी होती है कि 7-8 साल के बाद इन बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ताकत आ जाती है। क्योंकि कई लोग कहते हैं फीलिंग लेस होते हैं ना, इनको मारो तो इनको दर्द का पता उतना लगता नहीं है, या भूल जाते हैं बाद में। उस टाइम तो चोट लगती है, बाद में भूल जाते हैं, तो ये फिर से उसी प्रक्रिया में आ जाते हैं जिसके कारण इनको दंड मिला था, जिसके कारण इनको मारा गया था, तो ये भूल जाते हैं। इसलिए इन पे कोई ज्यादा असर नहीं। ये तो होते क्या है ये बता दें। अब होते क्यों है, ऐसे बच्चे होने का कारण क्या है। ज्यादातर जो पेरेंट्स पैक्ड फूड खाते हैं, करके ज्यादा दिन तक रखा जा सके। आजकल तो मार्केट में दूध भी ऐसे आ गए हैं जिनको 90 दिन तक बिना उबाले, बिना ऐसे फ्रिज में रखे आप स्टोर कर सकते हो।
तो ये चीजें जाके हमारे हार्मोन पे इफेक्ट करते हैं, हमारे सेल को डैमेज करते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। एक दूसरा रीजन है, जब बच्चा पेट में हो तो उस टाइम मदर का कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो और थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हो, थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा बढ़ा हो, उसके कारण भी ऐसे बच्चे मिलते हैं। क्योंकि कई पेरेंट्सों का आके कहना होता है कि हमारे ही बच्चे ऐसे क्यों हुए, सबके जब ठीक हैं तो हमारे ही क्यों। जिसने ऐसे बच्चों को देखा होगा ना, वो फील कर सकता है इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब इनको संभालना मतलब पूरे गांव को संभालने के बराबर होता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताऊंगा, हमने ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको पिंजरे में रखा गया। एक बार मैं गया था किसी जगह, वहां पे हमने पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने बोला आओ दिखाओ। जब हम उनके घर में एंटर हुए तो बहुत बड़ा पिंजरा था और मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे। जब हम अंदर एंटर हुए तो हमने सोचा कोई जानवर रखा होगा और ये सोचा कि शांत है, बोल नहीं रहा है। पर जब अंदर गए, पेरेंट्स से बात की, काफी देर बात होने के बाद उन्होंने बोला अपने बेटे को कि जाओ उसको दिखा दो। तो जब देखने गया तो उन्होंने पिंजरा दिखाया कि इस पिंजरे के अंदर है, और हमने देखा तो बच्चा मतलब बिल्कुल सिकुड़ा हुआ उसमें बैठा हुआ था। हमने बोला उसको खोलो, लो बाहर निकालो। तो उन्होंने बोला बाहर निकलते ही ये काटेगा। मैंने कहा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा काटेगा, कुछ नहीं, ठीक है। जब उसको पिंजरे से निकाला तो जैसे बंदर दोनों पैर पे चल के आते हैं, सॉरी चारों, वैसे चल के आया। मतलब एक बार आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये कंडीशन तक होती है बच्चों की। खाना उसी में देना, लेटरिन बाथरूम उनका उसी में होना, पिंजरे में, बहुत बुरी कंडीशन होती है बच्चों की। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इनकी मौत हो जाए या ठीक हो जाए, ठीक होने के नाम पे कुछ है नहीं मार, ये कंडीशन होती है। और एक बड़ा रीजन ये है, मेडिकल साइंस के बारे में भी बताऊंगा और दूसरे ज्योतिष में। पहले हमारी जब मैरिज हुआ करती थी तो क्या कुंडलियां मिलाई जाती थी, तो कुंडलियां मिला के एक तरीके का उसमें डीएनए टेस्ट हो जाता था, जिनको अच्छी नॉलेज थी। सेम वंश में अगर आपकी शादी होती है तो 90% चांसेस ये रहते हैं कि आपके बच्चा नहीं होगा, अगर होगा तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। 10% ही चांसेस ऐसे होते हैं कि बच्चा ठीक होगा, और ठीक भी उसको कोई ना कोई अलग कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ज्यादातर मैंने ये भी देखा जिनके ब्लड ग्रुप भी सेम है, ए पॉजिटिव वाले ए पॉजिटिव से अगर शादी होती है, बी पॉजिटिव वाले बी पॉजिटिव से शादी होती है, जिनका ब्लड ग्रुप सेम है, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है उनके बच्चों को। या तो जल्दी शादी नहीं, सॉरी बच्चे नहीं होते, अगर होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है, जो भी आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। जब बच्चा पेट में हो उस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर हो मदर पे, या कोई उसका घर ऐसी जगह पे हो जिसके कारण, या कोई बीमारी ऐसी चल रही हो जिसके कारण ऑक्सीजन की पूर्ति ना हो पा रही, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। बच्चे का जन्म होता है, बच्चा 2 मिनट नहीं रोता। आप पूछोगे, जब ऐसे बच्चों से मिलोगे तो आप पूछोगे उनसे क्या बच्चा जन्म के बाद रोया था, तो उनका कई तो ये कहेंगे हमें नहीं पता, और जिनको पता होगा वो कहेंगे जी हाँ रोया नहीं था बच्चा। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है। रोने से क्या होता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जरूरी है सभी सेल को जीवित रखने के लिए। तो 2 मिनट तक अगर बच्चा नहीं रोया तो बॉडी के सेल डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और 2 मिनट से ज्यादा अगर बच्चा नहीं रोया तो ब्रेन के सेल डैमेज होने लग जाते हैं। बॉडी के तो सेल अपने आप को बाद में थोड़ा रिपेयर कर भी लेते हैं, पर ब्रेन सेल अगर डैमेज हो जाता है तो उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे के जन्म के बाद तुरंत उसको रुलाना जरूरी होता है। तो ये मेन रीजन है, बच्चे के जन्म के बाद कई डॉक्टर लापरवाही कर देते हैं, कई नर्सें कर देती हैं, बच्चा रोता नहीं, उसके कारण भी ये दिक्कत आती है। तो हमें ये भी याद रखना है। तो क्यों होते हैं ये आप सबको पता लग गया, क्या होते हैं ये भी लगभग आप सबको पता लग गया। एमआर चाइल्ड आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, मेंटल रिटार्ड चाइल्ड लिख के। दिव्यांग भी कहा जाता है इनको। बहुत सारे स्कूल चलते हैं इन बच्चों के लिए। ये बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी अगर आपका पेशेंट है तो आप जरूर उसको बताओगे, क्योंकि स्कूल चलते हैं। इन बच्चों के अंदर एक हैबिट होती है, ये किसी भी चीज को ना, नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी कैच करते हैं।
और स्कूल गए तो वहां पे इनके जैसे बच्चे होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये जब वहां पे जाते हैं, जो मतलब सिर्फ ऐसे बच्चों का स्कूल होता है, एमआर चाइल्ड बच्चों का स्कूल होता है, तो ये वहां पे जाते हैं तो ये अपनी हैबिट छोड़ के उनकी हैबिट को भी कवर करते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप अगर कोई बच्चा देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उनका स्कूल छुड़ा दीजिए, क्योंकि वहां जाके ये प्रॉब्लम में ही रहेंगे। और जब मैं प्रैक्टिस में था तो मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा आया था, वो बच्चे का फ्रैक्चर था, साइड से पैर के साइड में फ्रैक्चर था। और हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि स्कूल वाले ही लेके आए थे बच्चे को, उन्होंने बताया कि बच्चा बाथरूम में गिर गया। तो जब भी बच्चा गिरेगा तो उसके यहाँ पे चोट आएगी, कोने में चोट आएगी, बीच में नहीं होता फ्रैक्चर, या आगे गिरेगा तो मुंह वगैरह पे चोट आएगा। तो मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने उसको बोला इसके कपड़े निकालो। जब देखा तो उसको डंडे के निशान पड़े थे। तो ज्यादातर पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, क्योंकि गुस्सा आता है तो मार देते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर ऐसा होता है। और बार बार ये एक ही चीज रिपीट करी जाते हैं तो गुस्सा कई बार इस लेवल पे पड़ जाता है कि ऐसी चोटें लग जाती हैं जहाँ इनका कुछ फ्रैक्चर हो जाए या ऐसा हो जाए। बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है इनकी, इसीलिए इनकी बॉडी के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा। हाथ मुड़ा होगा, थोड़ा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा होगा, पैर थोड़े से अलग शेप के होंगे। तो ऐसा कुछ रहता है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है इनका, थोड़ा सा मतलब आपको अलग ही दिखेंगे। तो कैल्शियम की कमी होती है, फ्रैक्चर का खतरा इनको ज्यादा रहता है। सबसे पहले इनका स्कूल बंद कराते हैं। डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनको बोल देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, स्पीच थेरेपी कराइए, आपका बच्चा नहीं बोल रहा है। तो वो थेरेपी जब चलती है तो बच्चा और ज्यादा इरिटेट होता है। रीजन क्या है? रीजन है उसका ब्रेन। उसके ब्रेन में वो सेल उन चीजों को कैच नहीं कर रहे हैं, और आप जबरदस्ती उसी चीज को कैच कराई जाओगे। आप समझिए आप किसी जगह खड़े हैं, आप पकड़ाइए और आपकी क्षमता नहीं है कि आप उस बॉल को कैच कर सकते हो, तो लगातार वही बॉल आपके फेंकी गई आपके पास, तो क्या होगी, आपकी बॉडी में लगती रहेगी, तो आप इरिटेट होंगे। आप उस पेशेंट जो आपको बॉल पकड़ा रहा है आप उससे लड़ सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सेम वही होता है कि उसके सेल्स जो हैं वो आपकी कमांड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आप बार बार उनको कमांड दे रहे हैं, ये करो ये करो ये करो। तो ये इस तरीके से उनको ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है, ठीक नहीं होते। फिर जैसे डफ एंड डम बच्चे होते हैं जो सिर्फ सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनको अगर हमें स्पीच थेरेपी देना स्टार्ट कर देते हैं तो हाइपर एक्टिविटी में आ जाते हैं। हमने देखा है कई बार ऐसे रिजल्ट आए हैं कि बच्चा ठीक होने की जगह एक अलग बीमारी भी पकड़ के आ गया। वो क्यों इरिटेट हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी होता क्या है, उसको सिटिंग कराई जाती है, यहाँ से उठो यहाँ बैठो, यहाँ से उठो यहाँ बैठो, यहाँ से उठो यहाँ बैठो, उसको 50 बार एक ही चीज कराया जाता है। इरिटेट हो जाता है वो बच्चा, फिर उसको गुस्सा आने लगता है। और ज्यादातर देखा है हमने, जो ऐसे टीचर होते हैं उन पे ये बच्चे हिट करते हैं, क्योंकि जब भी मौका मिल गया वो मारते हैं उनको। तो जब मारते हैं तो इनको एक बात बोल दी जाती है कि इनका तो दिमाग जानवरों जैसा है, आप इनको यहाँ से ले जाइए, पिंजरे में रखिए, बांध के रखिए, जैसा भी। आपके आसपास में अगर कोई ऐसा स्कूल होगा तो आप जाके देखना, ज्यादातर बच्चे आपको वहां पे बंधे मिलेंगे, सिर्फ घुमाने फिराने के लिए। अच्छा, उनकी डाइट पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। पेरेंट्स का दिमाग क्या करता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाना है, बच्चा नहीं खा रहा है तो हाइपर है, उसको पता नहीं खाना कैसे खाया जाता, खाते हुए कई बार आपके दांत हाथों में काट लेता है, ऐसा कुछ होता है बिहेवियर। तो मैंने देखा है इन बच्चों को बांध दिया जाता है हाथ इनका, और बांधने के बाद चम्मच से मतलब कोई भी चीज मिक्सी में डाल के मैश कर देते हैं, उसको जल्दी जल्दी सिर्फ डाल देते हैं, चबाने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि चबाते ही नहीं है बच्चे, इनको पता नहीं है खाना कैसे जाया जाता है। तो सीधा ये बताता कौन है, ये स्कूल के टीचर या डॉक्टर, कि जी नहीं खाता तो उसको ये तरीका है खिलाने का। आप सोचिए बिना चबाए उसकी बॉडी में कोई चीज जा रही है, तो जो बच्चा पहले ही इरिटेट है, बॉडी में जाके वो पचेगा तो है नहीं पेट में जाके, क्योंकि बिना चबाए गया है वो, आपने मिक्सी में घुमा के उसको दे दिया,
वो पचेगा नहीं, एसिड बनेगा, एसिड बन के वो दोबारा फिर से ज्यादा प्रॉब्लम देगा बच्चे को भी, और बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो उसने आपको देना है। फिर आप सोचेंगे कि ऐसा हो रहा है। और या तो कई बहुत समझदार डॉक्टर ऐसे होते हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, बार बार डॉक्टरों का नाम ले लेता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको नशे की चीजें दे देते हैं, ये लीजिए, और पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि जब से ये टैबलेट खा रहा है बच्चा तब से बहुत शांत है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक जगह बैठा रहता है, मारता नहीं है। पर जिस दिन वो टैबलेट गया उस दिन फिर से 10 गुना पावर के साथ, क्योंकि वो नशे में था अभी तक, और वो टैबलेट जाके धीरे धीरे उसकी किडनी, लीवर सब कुछ डैमेज कर देती है। 30, 20, 25, 30 तक जाते जाते बच्चे की डेथ हो जाती है इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि वो तो बता नहीं पाएगा कि मुझे कहीं दर्द हो रहा है, मेरा बाथरूम रुक रहा है या कुछ, वो कुछ नहीं बता पाते। उनको बॉडी में क्या होता है वो बता नहीं पाते और उनकी डेथ हो जाती है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि ये बच्चे जन्म के बाद होते हैं, बट जो अभी प्रॉब्लम बताया था, जिनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा पैक्ड फूड का इस्तेमाल किया या ऑक्सीजन की कमी थी या कुछ भी, तो कई बार ऐसा होता है 15 साल के बाद भी ये लक्षण देखने में मिलते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद भी बच्चों में ये लक्षण देखने को मिल जाता है, जिसको दिमाग का लकवा कहा जाता है। धीरे धीरे सूखने लग जाता है, बोल नहीं पाते, जुबान पीछे गिरती चली जाती है। जरूरी नहीं है कि ये बच्चा जन्म के साथ ही हो। और आप हैरानी मानोगे, इस टाइम भारत में 1,80,00,000 ये बच्चे हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल का डाटा है, 1,80,00,000। पर 1,80,00,000 तो सिर्फ वही है जो हॉस्पिटल जा चुके हैं, ज्यादातर तो लोग जाते ही नहीं, या गांव के किसी डॉक्टर से चेक करा लेते हैं, चाहे वैलिड डॉक्टर हो, उनको चेक करा लेते हैं, तो वो तो डाटा आगे भेजते नहीं है और वो बता देते हैं जिसका ठीक नहीं होना, 2 रीजन। या ज्यादातर अभी तो बच्चे जो रनिंग में चल रहे हैं, जिनको पता ही नहीं, जिनका भी हम अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि इनको ये बीमारी आ चुकी है, तो इस लेवल पे ये बीमारी बढ़ रही है। और ज्यादातर ये मेल में देखा जाता है, फीमेल में बहुत कम होता है ये प्रॉब्लम। क्या रीजन है अभी इसका मुझे प्रॉपर नहीं पता, पर मेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मतलब 10 में से अगर 4 लड़कों को है तो 10 में से सिर्फ एक ही लड़की आपको मिलेगी, और फीमेल के लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। कई एक बच्ची थी मेरे पास, ट्रीटमेंट के लिए आई थी, तो उसका वजन था 120 किलो, उम्र थी उसकी 18 साल। तो रीजन क्या था उसका, मैंने पूछा इतना वजन कैसे बढ़ गया, आप इसको क्या खिला रहे हो, क्या दे रहे हो? तो उन्होंने बोला बहुत ज्यादा नहीं खिलाया जाता। रीजन बताया, वो किसी डॉक्टर के पास गए थे, पीरियड्स आया था, उस बच्ची को नहीं पता लगा था जब स्टार्ट हुआ होगा, तो कोई उनके नॉन में डॉक्टर थे, उन्होंने सलाह दे दी कि इसकी बच्चेदानी निकलवा दीजिए, क्योंकि इसके दिमाग है नहीं, इसको पता नहीं लगेगा, आगे लाइफ में लड़की है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्होंने और जिसके कारण उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम आने लगी, उसका वजन बढ़ गया, दाढ़ी मूछें आने लगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। तो आपको जैसा बताया कि एक्सपीरियंस इस फील्ड में किसी भी को अच्छा नहीं है, अपने नॉलेज के हिसाब से वो ज्ञान दे देते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और रिजल्ट के नाम पे रिजल्ट जीरो आता है। सिर्फ पेरेंट्स पैसा लगाते रह जाते हैं और कुछ मिलता नहीं है। तो कोई अगर जानकार डॉक्टर मिल जाता है तो गलत दवाइयां देके बच्चों को खत्म भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन चीजों को पैसे से अगर ना जोड़ें, सिर्फ भावनाओं से देखा जाए, तो ये बहुत बड़ी सेवा है अगर आप सब इस फील्ड में वर्क करना शुरू कर देंगे, और कोई भी आपके आसपास में ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा। मेरे पास क्योंकि कई अलग अलग जगहों से आते हैं पेशेंट, तो अलग अलग स्टेट से, तो इससे अंदाजा लगता है कि कहीं नहीं है, डॉक्टर नहीं है ऐसे। इन बच्चों को फिट्स पड़ता है, हाँ, तो फिट्स वाले डॉक्टर ब्रेन के कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और फिट्स का ट्रीटमेंट चला देते हैं। इसमें फिट्स में कंट्रोल करते हैं, मैंने देखा है कई दवाइयां चलती हैं, फिट्स कंट्रोल रहती है, बट उसके लिए भी 5 साल, 6 साल, 10 साल कई बार डॉक्टर बता देते हैं, सारी लाइफ ये दवा खानी पड़ेगी। कोविड के टाइम बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि दवाइयां मिल नहीं रही थी, तो बहुत फोन वगैरह आ रहे थे कि बच्चे को फिट्स पड़ गए, एक दिन की भी दवा ना मिली तो फिट्स फिर से स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारी
दिक्कतें आती हैं। तो कैसे होते हैं बच्चे वो बता दिया, इनके साथ प्रॉब्लमें कैसी आती हैं, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। 16 साल के बाद 16 साल तक जाते जाते इनके अंदर एक अलग ही लेवल का चेंज आता है। इनके सेक्स हार्मोन बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इनको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रेन तो वर्क नहीं कर रहा है पर बॉडी नीचे का वर्क करती है। तो क्या बिहेवियर करते हैं क्या नहीं करते किसी को कुछ नहीं पता लगता। तो बस जिनको समझ आता है इनको या तो मारते हैं या तो इनको बांध के रखते हैं, ऐसा प्रॉब्लम आता है मेल और फीमेल दो के दोनों। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इनके साथ आती है। रीजन आपको बता दिया, रीजन इसका ये है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी के कारण, ब्लड ग्रुप सेम होने के कारण, सही कुंडली ना मिलने के कारण, बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम नहीं रोता उस कारण, या बहुत मॉडर्न बनते हैं अपने आप को, जो पैक्ड फूड ही खाते हैं जो, उसके कारण। या आजकल हम करते क्या है, बच्चे को खाने की जगह हम सारे पैकिंग वाले चीज दे जाते हैं, हर चीज आजकल हम पैकिंग की दे रहे हैं, तो उसके कारण भी धीरे धीरे ये लक्षण बच्चों में देखने को मिल रहा है। आजकल के बच्चे हाइपर बहुत होते हैं, मिनट में गुस्सा आ जाता है, शरीर में ताकत कम होती है, गुस्सा बहुत होता है, तो रीजन उसका यही है, पैक्ड फूड। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। मिट्टी में बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता, तो जो आपको न्यूट्रिशन वहां से मिलनी चाहिए थी, मिट्टी से जो चीजें मिलनी थी वो चीज मिलनी बंद हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही। अब हम बात करते हैं इलाज पे। इलाज पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कई लोग नहीं विश्वास करते, बट जो मेरा है मैं प्रॉपर बताऊंगा जो मुझे पता है। अगर ऐसा हुआ है आपके बच्चे के साथ, ये चीज हो रही है, आपका बच्चा ऐसा हुआ है, आप इस बीमारी को लेके आपकी पूरी की पूरी फैमिली जूझ रही है, कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी ऐसे होंगे। तो सबसे पहले किसी पंडित जी के पास जाके नहीं, किसी तांत्रिक के पास जाके नहीं, आप कुछ डोनेशन करना स्टार्ट करें। देसी गाय को आपने कुछ दे दिया, कुत्ते हैं उनको कुछ आपने देना स्टार्ट कर दिया, जिससे अगर कोई कर्मों की वजह से हुआ हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपको फायदा मिलने लग जाए। उसके बाद हम सब नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करें, जो मैं लोगों को बताता हूँ ज्यादातर जिनका रिजल्ट आता है। अगर आप सब नोट करना चाहते हैं, पत्ते हैं कुछ तो आप सब नोट कर लीजिए, पूरे इंडिया में आराम से कहीं पे भी मिल सकता है। 2 पीपल के पत्ते, 2 पत्ते बेलपत्र जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है बेलपत्र, 2 पत्ते तुलसी के, इनको पीस के सुबेरे इनका रस देना चाहिए बच्चों को, खाली पेट ये देना आपने। साथ में अगर आप आंवला ऐड करना चाहते हैं तो आंवला ऐड कर सकते हैं, बट अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो वहां पे ये चीज आंवला आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 पत्ते पीपल के, 2 पत्ते तुलसी के और 2 बेलपत्र, इनको पीस लीजिए, इसका रस जो निकलेगा सवेरे बच्चे को खाली पेट देना स्टार्ट कर। ब्रेन के लिए काम, मतलब जिसको नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन है, किसी की याददाश्त कमजोर हो रही है, उसको भी आप ये दे सकते हो। ट्यूमर तक पेशेंट को दिया जा सकता है, ट्यूमर वाले पेशेंट को भी दिया जा सकता है। पत्तों की क्वांटिटी डिपेंड करती है पेशेंट के वजन पे। ये ना हो कि वजन बहुत कम हो और आपने पत्ते ज्यादा दे दिए ना, वजन देखना होगा। आयुर्वेदा में डोज ऐसे के अकॉर्डिंग आपने देना है। बहुत ज्यादा वो भार वाला अगर पेशेंट है, 80 किलो से ज्यादा है जिसका वजन, उनको आप पत्तों का डोज थोड़ा बढ़ा सकते हो, एक एक पत्ते और ऐड कर सकते हो। एक काम ये करना है। दूसरा, घी देना है अपने पेशेंट को। ये पत्ते देने के बाद खाना खाने से कुछ देर पहले आपने घी देना है। और अगर आपके पास एमआर चाइल्ड है तो ये ना कोशिश करें आप कि उसको ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाएं, क्योंकि बॉडी में उसके अगर एसिड बनेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप कोशिश करें कि उसको फलों पे रखें,
अब फल डॉक्टर लगभग बता देते हैं कि फल देना है, फल देना है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि आप जहां से खरीद रहे हो वहां फलों में बहुत ज्यादा केमिकल की मिलावट है, जिसने लगाया है फल अपनी उपज बढ़ाने के लिए केमिकल डाला है। तो इसलिए आप जो भी फल दे रहे हो बच्चे को, उसको लाइए, पानी में 6 घंटे भिगो के रखिए, उसके बाद निकाल के सुखा के आप वो फल दीजिए। फल का आप जूस दे सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं पी रहा है, आपने जबरदस्ती करनी है, तो आप उसका जूस दे सकते हो। पर फल सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक, 12 बजे के बाद आपने फलों का जूस नहीं देना है, ठीक है। एक काम ये, फिर 12 बजे से 4 बजे तक अगर आपने कुछ बच्चे को देना है। और एक बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एमआर चाइल्ड, जितने भी मेंटल रिटार्ड चाइल्ड होते हैं, इनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, पेट नहीं साफ होता है इनका। एक यूनिवर्सिटी में इसका ट्रायल भी हुआ था। जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना, जो ब्रेन को इनको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनके पेट में होते हैं। इनका ना स्टूल लिया गया था, स्टूल चूहे को खिलाया गया, चूहे में सेम हरकत पाई गई जो इन बच्चों में पाई जाती है, उसको भी रुकता नहीं था, भागता इधर उधर, ऐसा देखा गया। तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया आपके ब्रेन को हार्म कर रहे हैं, जिनके कारण कोई दिक्कत हो रही है, वो आपके आंतों में ही है। और ये हम गलत तरीके से खाना खिलाने के कारण, पैक्ड फूड देने के कारण, इन बच्चों का थोड़ा सा ध्यान भी रहता है पैक्ड फूड की तरफ, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप खाने पे ही कंट्रोल कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बच्चे। आपने सवेरे सबसे पहले पत्तों का जूस दे देना है, उसके बाद खाना खाने से, जो भी अगर आप खाना दे रहे हैं या फल का जूस दे रहे हैं, उससे 1 घंटा पहले आप बच्चे को आप घी दे सकते हैं। देसी गाय का प्योर घी अगर मिल जाए आपको, वो दे सकते हैं, जो आंतों में जाके आपको वो लिक्विड प्रदान करेगी, जिससे मल अच्छी तरह निकलेगा। फलों का जूस देना है। फलों के जूस के बाद अगर आप आते हैं अगले स्टेप पे दोपहर में, तो आप इसको बच्चों को सब्जी वगैरह दे सकते हो। अगर नहीं खाता तो जरूरी नहीं है कि इसको जबरदस्ती करना है, आपने सब्जियों का सूप बना लेना है, सूप दीजिए। रात को बच्चे को दूध दीजिए। दूध बकरी का हो बहुत अच्छा हो, गाय का हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपने लास्ट आ जाना है, भैंस के दूध पे दे सकते हैं। पर पैकेट वाला नहीं देना है। आपके घर का हो तो दीजिए, नहीं हो तो ना दीजिए, क्योंकि इंजेक्शन वाला दूध भी नुकसान करता है। डेयरी में आप जाओगे तो वहां बच्चे नहीं दिखते, पर दूध सभी गायें सभी भैंसें देती हैं। तो उसका मेन रीजन यही होता है कि वहां पे इंजेक्शन देके दूध निकाला जाता है, जो एक पॉइजन का ही काम करता है। तो इसी कारण कैंसर बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ये भी नोट कीजिए कि जहां से आप दूध ले रहे हैं वहां से आपको इंजेक्शन वाला दूध मिल रहा है, या वहां उनके जो भी गाय भैंस बकरी जो भी है उसके बच्चा है वहां पे। तो ये भी आपने नोट करना है। ये चीज आप करने लग जाएंगे। और एक चीज आती है, मार्केट में तो नहीं बिकती, पर बता देता हूँ आपको, पंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत एक आप बना लीजिए, या पंचगव्य रिष्ट मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो अगर आप ये बच्चे को देना स्टार्ट कर देते हैं, रात को सुबह थोड़ा सा नाभि में लगाना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा धीरे 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 ठीक होने लग जाता है। और देसी गाय का घी, प्योर घी लेके बच्चे को लैट्रिन वाले रास्ते से 2 या 3 ml अपने अंदर डाल देना है। ये सवेरे कीजिए जब वो फ्रेश नहीं हुआ है, 1 आध घंटे बाद 2 घंटे बाद वो फ्रेश होगा। तो धीरे 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 आप देखेंगे बच्चे के अंदर अंदर चेंजिंग आती आएगी। ये आप बस ये छोटा सा ट्रीटमेंट है, इतना ही कर लीजिए तो आपको 50% रिजल्ट मिल जाएगा। दवाइयों के बारे में बहुत नहीं बात करूंगा आपको। दवा अगर आपको कोई देनी है कोई, तो आप सिंपल सा गिलोय वगैरह दे सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं देनी है। आप ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, आप ये करके देखें, आपके बच्चे को लगभग या आपके पेशेंट को लगभग रिजल्ट मिलेगा। बाकी दवाइयों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मैम को या सर को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बच्चे की रिपोर्ट वगैरह के अकॉर्डिंग फिर हम सब आपको आगे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सभी पे डोज अलग होती है, प्रॉब्लम कुछ सेम होती है कुछ अलग होती है। बट ये जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया ये बिल्कुल सेफ है, आप घर पे कर सकते हो, किसी भी पेशेंट पे कर सकते हो।
आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ डाइट चेंज किया। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ आपको फलों के बारे में बताया था, आप जो सब्जी भी दे रहे हैं, सब्जी को भी पानी में पहले भिगो के रखें ताकि उसके केमिकल बिल्कुल ठीक हो जाए। परहेज किस चीज का कराना है? चीनी बिल्कुल बच्चे को नहीं देनी है, शुगर बिल्कुल नहीं देनी, व्हाइट नमक, आयोडीन वाला नमक जो है मार्केट में बिक रहा है वो भी नहीं देना है, रिफाइंड बिल्कुल नहीं देना बच्चे को। ये 3 चीजों का आपने सख्ती से परहेज करना। और चौथी, पैक्ड फूड, जितने भी पैकिंग के आइटम है, ये पिज्जा, बर्गर, पेटीज वगैरह है ना, आइसक्रीम वगैरह, ये भी नहीं देना है। मतलब बाहर की चीजें आपने बच्चे को जितना अवॉइड करा सकें ये आप कराइए। ये आप इतना करना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे 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 बच्चे पे रिजल्ट आने लग जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं। Thank you so much, Dr. Prabhakar. Now, if you have any query, please go ahead and ask the question directly from sir. सर, आई हैव मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहती हूँ। अभी मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में पूछूंगी आपसे। हमारे देश में अभी भी हमको सब कुछ फ्रेश मिलता है, जैसे गाय का दूध का एक्सेस है, खाना फ्रेश, खेत से हम सब सब्जियां मिल सकती है, फ्रूट भी हमको अमरूद वगैरह पेड़ में मिलता है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे यूएस ले लीजिए, ठंडे वाली देश है, वहां पर कुछ भी नहीं उगती है, कुछ भी नहीं, सब कुछ उनको इंपोर्ट करके लेके जाना पड़ता है, फ्रोजन करके वो खाते हैं। जैसे देश होता है ग्रीनलैंड। मैं क्यों पूछ रही हूँ, मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो जो बीएमएस डॉक्टर है इंडिया में हर साल बहुत बहुत ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, तो इसलिए अभी वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं बाहर के देश में, अमेरिका, यूरोप, ऐसे वाले क्लाइंट्स भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आयुर्वेद के लिए। उनको अगर हम बोलेंगे कि फ्रेश खाना है, गर्भ अवस्था में फ्रेश खाना है, गाय का दूध फ्रेश लेना है, ये वो सारे देश में संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां पर सब कुछ फ्रोजन है। उनके गर्भावस्था में वो उनकी माताएं क्या लेंगी, कैसे खाना खाएंगी वो सारे देश में स्वस्थ बच्चा जन्म देने के लिए? थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा हमको कुछ गाइडेंस करेंगे तो हेल्पफुल होगा। सही बात है। तो जैसा कि आपने बताया कि अदर कंट्रियों में आपको स्वस्थ मतलब प्योर फ्रेश चीजें नहीं मिलती, तो इसके लिए एक बात बताता हूँ। हमारे इंडिया में तो 1,80,00,000 बच्चे ही ऐसे हैं, बाहर की कंट्रियों में इनकी संख्या हमसे 4 गुना ज्यादा है। पहली बात है, बाहर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है, पर उन्होंने इस चीज को अपना लिया है, इन प्रॉब्लम के साथ उनको जीना आ गया है। मैंने बाहर के भी कई क्लाइंट देखे हैं, तो उनको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे बच्चों से लेके, क्योंकि शायद इमोशन कम होता है। हमारे इंडिया में माताओं का जो भावनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। एक दूसरी बात, आपको मैंने पहली क्लास में, जब शायद मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी, तो मैंने ये बताया था कि हमारा नेचर जो है इतना ज्यादा समझदार है कि हमें जो चीज चाहिए वो हमारे पास रखा है उसने। मुझे अभी हिमाचल में, अगर मैं अभी बैठा हूँ हिमाचल में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है, बर्फ पड़ती है, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट वो होते हैं जिनसे हमको अच्छी गर्मी मिल सकती है। ड्राई फ्रूट यूपी में क्यों नहीं है, बिहार में क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि वहां पे उस चीज की जरूरत नहीं है। कुदरत इतना ज्यादा समझदार है कि अगर मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, भगवान ने पहले वो चीज वहां पे सेटअप करके रखा है। तो अगर कोई बाहर का हमें क्लाइंट ऐसा मिलता है, तो हमें उनसे पूछना है कि आपके आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप फिट रह सकते हैं। तो एक कारण है, हमारे निचले क्षेत्रों में अगर लाल मिर्चा 4 दिन खा लिया जाए, रेड चिली, तो शायद हमारे पेट को प्रॉब्लम होती है। हिमाचल में रेड चिली का प्रयोग किया जाता है कि खाना अच्छी तरह पचे, यहाँ पे इसलिए यूज किया जाता है। हर होटलों में खाने को जो तड़का लगाया जाता है रेड चिली से लगाया जाता है।
उनका कहना है कि ये ज़्यादा जाके हमारी जठर अग्नि को स्ट्रॉन्ग करती है, बर्न करती है, तो जिससे खाना जल्दी पचता है क्योंकि ठंडा है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पैक्ड फूड भी बॉडी को डाइजेस्ट होता है, एक का। दूसरा, अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनको एक चीज़ हमें ये बताना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि घी मेन होता क्या है, हमारी आते ही हर चीज़ से मतलब जो भी हम खाते हैं उससे कोई ना कोई चीज़ खींचती है, वही हमारी बॉडी में रस रक्त बना के आगे भेजती है। बट अगर उसमें कचरा जम जाता है तो उसको कोई भी चीज से लेने में प्रॉब्लम होती है। मान के चलिए, जब तक आपकी लेबर है, आपने अपने घर में कोई लेबर लगाया काम करने के लिए, जब वो वर्किंग में स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत जोश से काम करते हैं और जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, पर जब वो थक जाते हैं तो उनसे थोड़ा काम भी मुश्किल से होता है। हम ही जब हम थक जाते हैं तो हम कोई काम धीरे धीरे करने लग जाते हैं, बहुत जो काम 1 घंटे का है उसको 2 घंटा लगा देते हैं। पर अगर हमको कोई जूस मिल जाए, कोई एनर्जी ड्रिंक मिल जाए या कुछ है, तो हम फिर से अच्छी तरह से वो वर्क कर लेते हैं। सेम वही है, हमारी आंतों में से जब फूड निकलता है जो हमने खाया है, तो वहां से कोई ना कोई चीज, कोई प्रोटीन लेता है, कोई विटामिन लेता है, कोई मिनरल लेता है, कुछ ना कुछ क्लिक करते हैं। पर वो जब वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं तो वो उनको लेने में वो प्रॉब्लम आती है। तो खाने से पहले अगर हमने देसी घी इस्तेमाल कर लिया 1 घंटा पहले, वो जाके उसको रिफ्रेश करता है, उसको लिक्विड देता है, जिसके कारण खाना आसानी से वहां से जो हमने खाया वो निकल सकता है, और जिसकी हमको जरूरत थी वो बॉडी ले लेता है, जो चीज बच जाती है उसको वो आगे ट्रांसफर कर देता है, मल के रूप में निकल जाता है। तो उनको, अगर कोई आपके बाहर का ऐसा क्लाइंट है तो उनको एक चीज आप ये देना स्टार्ट कर देंगी। हमारे पूर्वज पहले 60-70 साल से ज्यादा खेतों में काम किया करते थे, तो लोग कहते थे लगता है ताऊ ने बहुत घी खाया है। और आज अगर किसी को अटैक हो जाता है तो लोग कहते हैं डॉक्टर ने मना किया था पर माना नहीं। घी खाने से माना नहीं, अटैक आ गया, चला गया। तो घी अगर हमको प्योर मिलता रहे और हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका पता लग जाए, तो आप घी के बाद अगर कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हो जो बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी उसको अपने आप आगे थ्रो कर देगी, जो चीज उसको चाहिए था वो उससे ले लेगा। हमारी बॉडी को चलने के लिए 115 तरीके की मिनरल्स की जरूरत होती है। लगभग 45-46 मिनरल्स आपको घी से मिल जाते हैं। शहद अगर आप उसके साथ ले लेते हैं तो थोड़े से और मिनरल्स मिल जाते हैं। तो बॉडी की जैसे जरूरत पूरी होती है, उसको पता लग गया कि अब मेरा इनफ हो गया है, तो उसके बाद जो चीज एक्स्ट्रा आती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ थ्रो आउट करता है, वो मल के रूप में बाहर निकाल देता है। पर अगर उसकी ताकत मिली नहीं, मुझे चाहिए 115 मिनरल्स चाहिए और वो मुझे नहीं मिला, तो मैं उन चीजों में से ही खोजूंगा जिसमें कुछ है भी नहीं। अगर आपके पास एक बैग आया, उस बैग में आपने शादी में तैयार होके जाना है, और बैग का चैन खोलते ही अगर आपको पहला कपड़ा जो है प्रेस करके बहुत अच्छी तरह परफ्यूम लगा के मिल गया, तो आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल उस कपड़े को निकाला, पहना और फिट हो गए, बाकी बैग को उठा के आपने साइड में रख दिया। सेम वही प्रोसेस हमारी बॉडी का है। जो हमने खाना खाया, उस खाने में से उसको कोई चीज चाहिए, अच्छी चीज चाहिए। उस अगर आपने अच्छी चीज दे दी, अच्छी चीज में जैसे हमने पत्तों का जूस दे दिया या हमने घी ले लिया, शहद ले लिया, तो वो चीज ले लेगा। बाकी जो नाजायज चीजें आ रही हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको बॉडी ने थ्रो आउट कर देना, कहीं और फेंक देना, मल के रूप में वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो हमको नुकसान नहीं करेगा। अगर बाहर कोई आपको ऐसा मिलता है, पेशेंट क्लाइंट है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ आप घी पे लगा दीजिए कि आप घी लेना स्टार्ट कर दीजिए खाने से 1 घंटा पहले, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। बाहर वाले पेशेंटों को, लगभग बाहर के जितने लोग हैं, हमारे इंडिया से बाहर है, 85% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनका पेट साफ ही नहीं होता। इसीलिए आप उनको ये बता के देखिए। और मेंटल रिटार्ड चाइल्ड जितने भी होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे जितने भी होते हैं, उनको आप अगर ट्रीटमेंट एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो ट्रीटमेंट में आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा जरूर लगाएं जो उनका रेगुलर पेट साफ करे। धीरे 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 वो पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर पेट नहीं साफ हुआ, गैस भरी है, टाइट है, तो उनको तो पता लगेगा नहीं कि मुझे हो क्या रहा है, तो वो अलग अलग बिहेवियर करते हैं, पता नहीं लगता, जिसके कारण हम सोचते हैं इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेट साफ होगा, बच्चा अपने आप खुश रहेगा।
आप ये ट्रीटमेंट करके देखें और शायद आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने जवाब दे दिया। थैंक यू सर। आई वांट टू आस्क समथिंग कि एक्चुअली मेरे बेटे का, दोनों बेटे हैं, दोनों काफी बल्की है, तो उनका होमली है, ऐसे कुछ बाहर की चीजें नहीं खाते, बट स्टिल दे आर वेरी बल्की। एंड बड़े बेटे का भी फैटी लीवर भी हुआ है, तो जिसके वजह से मैं थोड़ी सी वरीड हूँ। तो ऐसा कुछ तरीका नेचुरोपैथी में है जो हम उसको घरेलू तरीके, जैसे आप बोले घी खाना है, जैसे घी का एडिक्यूट अमाउंट एज पर द एज, तो एक का है 15 ईयर्स, अनदर 13 ईयर्स, तो उनको कैसे एडिक्यूट अमाउंट में दे सकते हैं? वेटलेस भी होगा एंड और फैटी लीवर भी वो हो सकता है। आप सिर्फ 10 ml खाना खाने से 45 मिनट पहले घी अगर अपने बच्चे को देते हो। कैसे देना है सर? नॉर्मल सिर्फ आपने डाला और उनको एक 2 मिनट 10 ml मतलब 2 आपने उतना दे दिया, इनफ है। इससे ये होगा कि बच्चे को थोड़ी भूख कम लगेगी। आप ये नोट करना, जब आपने घी दे दिया तो उसकी कम लगेगी। अच्छा। और बच्चे को जो चीज चाहिए था, गुड फैट जो है वो घी में ही है। पर कंडीशन यही है मैम, घी अच्छा हो, बिलोना हो, मार्केट का घी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, 1 किलो घी बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 लीटर दूध लगेगा। और अगर आपके एरिया में 100 रुपए लीटर दूध है तो 1000 तक का घी आपको मिलेगा। नहीं, मिलता है 1200 1400 ऐसे करके मिलते हैं, बट जो गाय वाला दूध देता है ना वही लोग देते हैं, तो वो घी दे सकते हैं। बाकी घी तो ऐसे मार्केट जो है उसको तो हम खाते नहीं है। तो आप घर पे बना, अगर आपको लगता है कि आपका दूध सही है तो आप दूध सही है, दूध से पहले दही बनाए, दही से आप मक्खन बनाए, मक्खन से आपने घी बनाना है। ठीक है जी, जो वो तो पता है सर, समटाइम्स करते हैं, लेकिन रेगुलरली उस पर इतना एडिक्वेट अमाउंट नहीं होता है कि हम लोग बना के फिर खा सके। थोड़ा सा निकलता है वो काफी है, ठीक है, मार्केट से लेना पड़ता है जी। तो सर उसके बाद वार्म वाटर पीना है कि नहीं पीना है? खाली ले सकते हैं, थोड़ा सा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब घी लेने के कम से कम 15-20 मिनट बाद आप थोड़ा सा ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है। और बड़े के लिए हम लोग कैसे खाएंगे तो कितना ml होगा? वजन के हिसाब से होता है मैम। अगर आपने, जैसे आपका 50 किलो से वजन कम है तो आप 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हो। 70 किलो से वजन बढ़ते ही आप 15 ml सकते हो। ओके ओके ठीक है। सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी मैम के लिए। आप उसको बोलेंगे कि खाने का टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जितने क्लाइंट्स देखते हैं, दोपहर का जो खाना है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। उसमें सब कुछ खाना चाहिए, एंजॉय करके खाना चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए। सुबह का खाना फिर भी ठीक, रात का खाना 6:30 तक क्लोज डाउन कर देना चाहिए। सूरज डूब गया मतलब खाना भी कम खाना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद भी इसको एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। So my weight at the beginning it was 80 kg. I gained weight like 80 kg and then it came down to 60. So same thing. इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, जस्ट खाने का टाइमिंग। सूरज डूबा मतलब खाना, डिनर कंप्लीट। एक्चुअली मैम क्या होता है ना, बच्चों के लिए ये मुझे पता है, इंटरमीडिएट डाइट में भी फॉलो करती हूँ समटाइम्स, बट क्या होता है ना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनका स्कूल एक का तो 7:30, एक का 8:30, तो वो लोग तो टिफिन लेके जाते हैं, खाते हैं वहाँ पे टिफिन, घर पे आके पहुँचते 3:30-4 बजे, एक तो 5 बजे, उस टाइम भी वो लोग लंच करते हैं। फिर क्या होता है ट्यूशन निकल जाते हैं, कोचिंग के लिए 6 बजे जाते हैं, तो 9:30 बजे आते हैं, 10 बजे, तो उस टाइम में आके उनको खाना चाहिए। तो उनका प्लानिंग 10 क्लास है तो उनको उनके डाइट में चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। मैं फील्ड में वर्क करने के कारण मुझे ये पता लगा कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के, वो शरीर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप कभी भी देखना, तो उसका मेन रीजन यही है कि बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है। गवर्नमेंट स्कूल हमेशा लेट स्टार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइवेट स्कूल के। प्राइवेट स्कूल अगर हमारा 7 बजे का स्कूल है तो 6 बजे बस आ जाती है घर पे लेने। यस। जिसके कारण बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो खाने का तो हमें थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और आउटडोर गेम्स भी कुछ नहीं है, खेलना भी पॉसिबल नहीं होता है, टाइमिंग इतना है ऐसा है कि कुछ नहीं कर सकते।
और रात को खाना जब भी खाएंगे रोटी को सब्स्टिट्यूट करके मिलेट वाला रोटी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बिकॉज खाने का जो रोटी होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मिलेट वाला रोटी में कार्ब्स है लेकिन फाइबर कंटेंट बहुत हाई है, तो बच्चे का पेट भी भर जाएगा और सब्जी में फाइबर है तो पेट भरा रहेगा, तो उसको लगेगा हाँ मेरा पेट तो भर गया है। और घी सर ने बताया, तो रोटी में अच्छा करके घी अगर दे देते हैं तो उसको डुबा के वो सब्जी में भी बहुत फाइबर रहता है, तो उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे पतला होने लगेगा, बिकॉज उसका दिमाग का काम चल रहा है। और दिमाग ब्रेन हमारे बॉडी में 20% ग्लूकोज वो खुद ही खा जाता है। जब ये तो एक्टिव बच्चा है, बोर्ड एग्जाम है, उसीलिए उसको जब भी दिया जाए अगर पेट भरना है तो मिलेट, बहुत ज्यादा मिलेट देना चाहिए, मतलब कॉर्न मिलेट या जो भी बार्ली ऐसे खाना देना। सुबह अगर स्कूल जाता है तो उसको उसका पॉरिज बना के, मतलब गरम जैसे ब्रॉथ सूप जैसे बना के उसको रेगुलर अगर पिलवाया जाता है तो वेट धीरे धीरे करके कमता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, स्पेशली फॉर फैटी लीवर पेशेंट। तो सुबह जब स्कूल जाते हैं तो गर्म पानी में 2 चम्मच मिलेट घोल के उसको सूप जैसे बना दीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस दे दीजिए, थोड़ा सा उसमें ब्लैक पेपर दे दीजिए, थोड़ा सा सर ने जैसे बताया रॉक सॉल्ट दे दीजिए, अब बाजार बड़ी नमक नहीं, रॉक सॉल्ट, एकदम खट्टा खट्टा टेस्टी लगेगा। वो जब भी लेगा वो पूरा पेट भरा रहेगा, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक स्कूल में उसका पेट भरा ही रहेगा। उसके बाद टिफिन दे दीजिए, जो टिफिन देंगे उसमें भी वो मिलेट वाला रोटी या मिलेट वाला फ्राइड राइस, ऐसे कुछ टेस्टी खाना, टेस्टी होना चाहिए। तो टेस्टी नहीं होगा तो बच्चा नहीं खाएगा, उसको खाते उल्टा पुल्टा खाएगा। उसके बाद घर में जब आएगा वो वाला मील सबसे बड़ा होना चाहिए, बिकॉज वो उस समय पे वो लंच कर रहा है, उसी टाइम पे उसको लंच, फिर वो पढ़ के जब लौट रहा है उस समय भी फिर से वैसे अगर देंगे मिलेट्स वाला डाइट तो उसका वजन धीरे धीरे कमता रहेगा। रात को भी अब कम ही देंगे खाना, लेकिन ऐसा खाना देंगे जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत हाई है, तो आई थिंक दैट विल टेक केयर। सर आप थोड़ा सा ऐड कीजिए, ये हमने फील्ड में वर्क करते हुए एक्सपेरिमेंट करके देखा है सर, आप बताइए सर। ठीक है मैम, जो है सही है। यही है कि आप जो भी, बस एक ऐड पहले ही बता चुका हूँ, जो भी आप फल या सब्जियां दो बच्चे को, उसको आप पहले पानी में भिगो के रख दीजिए ताकि उसका केमिकल निकल जाए। जैसा कि मैडम ने टेस्टी के लिए बताया, तो आप जो भी जब आटा गूंद रहे हैं रोटी के लिए, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप सब्जियों को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, उनका रस डाल सकते हैं, जिसके कारण स्वाद भी बढ़ेगा और बच्चे को हर चीज मिलने लग जाएगी। ठीक है। और अगर आप गूंदते हुए उसमें घी का प्रयोग करते हैं, और एक बहुत बड़ी चीज हमने देखी है, यूज कराई है, आप स्वाद में भी देखेंगे और रिजल्ट भी। आप दाल या सब्जी बनाएं दिन में कभी भी एक टाइम आप उसमें खड़ा आंवला डालिए। आंवला, अगर आपको आंवला खड़ा नहीं मिलता तो आप पाउडर ले लीजिए सिर्फ आंवले का, आप मसाले में अपने ऐड कर लीजिए। जब भी आप सब्जी या दाल बना रहे हैं तो आप आधा चम्मच आंवला डाल लीजिए, आप रिजल्ट देखेंगे माइक्रो लेवल पे वर्क। आंवले का जूस नहीं मैम, वो पाउडर टाइप का जो आता है जी, आंवले का पाउडर ले लीजिए, या अगर आपके सीजन है आंवले का, आंवला मिलता है तो आंवले को कट लगा के आप डाल के देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी हमारी पिछली क्लास हुई थी ऑनलाइन क्लास में, हमने मसाला बनवाया था, क्योंकि आयुर्वेद में मसाला शब्द कहीं नहीं है, औषधियां ही हैं। तो मसाला मसाला कहने लगे, औषधियां का मतलब ये था कि हम जो भी खा रहे हैं उससे अच्छी चीजें कैसे मिल सकते हैं, इसलिए हमने गरम मसाले, जिनको थी काली मिर्च, सौंफ, इलायची, ये सब के सब हमारी बॉडी के लिए काम आती है और सबका अपना अलग अलग काम है। तो मुझे कहीं से मिला था एक फार्मूला, उसमें आंवला भी ऐड, और उसको अभी हमने बनवा के यूज कराना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे, जिनको एसिड बनती थी, कई लोगों को खाने के बाद ज्यादा मसाला होने के बाद जलन होता था, तो वो सब भी धीरे धीरे कवर होने लग गया था। जबकि लोग मसाला बताते हैं कि मसाला आपने यूज नहीं करना है। अगर आप खाने में मसाला नहीं यूज करेंगे तो खाने की जो नेगेटिव चीजें हैं ना, वो भी आपकी बॉडी में जाएगी। मसाला करता क्या था, उनको जाके बर्न करता था, हमारी जठर अग्नि को स्ट्रॉन्ग करता था, काली मिर्च हमें जाके गर्मी देती थी, तेज पत्ता होता था, लौंग होता था, हमारे लंग्स को ठीक करते थे। दालचीनी हमको, अब खांसी के टाइम में आप दालचीनी का प्रयोग करके देखें, तो ये जितनी भी चीजें होती थी, मसाला नहीं औषधियां होती थी,
आप इनको लीजिए और इस्तेमाल करके देखिए। आप जो आपका मसाला है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट आप आधा चम्मच आप ऐड ऑन करके देखिए अपने आंवले को खाने में। ताजा मिलता है तो ताजा यूज, नहीं तो आप पाउडर मिलता है मार्केट से, आप पाउडर ले लीजिए। नहीं, एक तो आंवला पाउडर मैं केरला से मंगाती हूँ, वो एक्चुअली दैट इज फॉर एक्सटर्नल यूज, हम बॉडी पार्ट्स में यूज करते हैं। तो इसके लिए आई थिंक हमको मंगा के फिर घर पे ही ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा भून के या ड्राई करके करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसको भी खाते ही हम, तो केरला से मंगाती हूँ। तो better to buy whole, हाँ, better to buy in whole and grind it at home, because हम जब बाजार से स्पाइस खरीदते हैं और उसको पैकेट में पाउडर हो जाता है, उसका जो एसेंशियल ऑयल है वो खराब हो जाता है, उसका कोई गुण ही नहीं रहता है, गुण ही नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस फील्ड में थोड़ा कुछ साल वो करके देखी हूँ। एक हल्दी आता है कांधामाल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से, एकदम जबरदस्त हल्दी होता है कांधामाल का। जब उसका जो कर्क्यूमिन लेवल है बहुत हाई है, लेकिन उसको ही हम अगर पाउडर बना के सर रख देते हैं मैम, वो धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है, बिकॉज वोलाटाइल ऑयल है, वो खराब हो जाता है। तो जब जितना आप अच्छा वाला स्पाइसेस मंगा लीजिए, जहाँ जो होता है बॉटल करके रख दीजिए, और 12 महीने के अंदर ही उसको ग्राइंड करके खत्म कर दीजिए, फिर गोटा मंगा लीजिए, फिर ग्राइंड कीजिए, फिर यूज कीजिए। बाजार वाला में तो बहुत एडल्ट्रेशन रहता है, और उसका कब का है वो भी पता नहीं है, तो ये झमेला है। या ठीक है। सर, एक क्वेश्चन आया है, आज का जो डिस्कशन है बहुत आपने किया है, तो किसी ने पूछा है, विकास कुंडू सर ने पूछा है कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं, यही प्रोटोकॉल जो आपने बताया वही करेंगे, सेम चीज? सेम। और सेकंड, उन्होंने पूछा है कि जो बच्चे जिनके घर पे ऐसे बच्चे हैं मेंटली चैलेंजिंग, तो उनका फैमिली के ऊपर में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो क्या करें? आप आते हैं सर। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बच्चे जहाँ पे होते हैं ना, मैंने नोट किया वहां पे लोग सफाई का बहुत ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं कि इनको, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी उठा के खा लेते हैं। सफाई के कारण उनको ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, उनका मेंटल स्ट्रेस बनता चल जाता है। रीजन, सफाई में यूज क्या हो रहा है? फिनाइल, जो कि पूरे वर्ल्ड में बैन है, सिर्फ इंडिया में चल रहा है। सबसे पहले अगर पूरी फैमिली को बताना है कि अगर आप भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, आपको ना लगे कि आपके सर भारी हो, ऐसा कुछ हो, तो आप एक काम ये करना स्टार्ट कर दें, फिनाइल बंद करवा के नमक का पोछा लगवाना स्टार्ट कर दें, या नॉर्मल पानी का, एक काम। दूसरा काम जो हम कराते हैं पूरी फैमिली के लिए, इसका रिजल्ट हमने सब पे देखा है, ब्रेन शांत, दिमाग जिसमें शांत रहता है लोगों का। देसी गाय के गोबर का धुआं, देसी गाय उसके गोबर के उपले छोटे छोटे बना लें, उसका धुआं घर में कर देना है डेली। ये पूरे परिवार को शांति देगा। आप सब सर्च कीजिए, भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस कांड हुआ था, 25,000 से ज्यादा लोग मर गए थे उसमें, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे एक रात के अंदर अंदर। उसमें एक फैमिली बची थी, भोपाल गैस कांड कुशवाहा फैमिली, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। सिर्फ एक फैमिली बची थी, कुछ भी नहीं हुआ था उनको। उनसे रीजन पूछा गया तो बोले हमें नहीं पता कुछ, कैसे बच गए, क्या हुआ। मेन रीजन ये था, जब पता लगाया तो उन्होंने उनका जो डेली रूटीन चेक की गई कि क्या ऐसा करते थे कि वो बच गए, बाकी सब मर गए। तो उन्होंने बताया कि हम डेली देसी गाय के गोबर का धुआं करते थे अपने घर। देसी गाय का गोबर इतना ज्यादा ऑक्सीजन करता है कि दूसरी गैस उनके घर में एंटर नहीं कर पाई, जिसके कारण वो पूरा का पूरा परिवार सेफ रह गया। जब भी आप आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, चिड़चिड़ापन, कुछ भी गुस्सा आता है, तो उस टाइम ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन में बढ़ा है, पूरा है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप हर चीज हंसते खेलते निकाल दोगे। इसीलिए घर में देसी गाय के गोबर का धुआं करना ही करना है। बस इतना बता दें, ये बच्चे के लिए भी बेनिफिट है और पूरी फैमिली के लिए भी बेनिफिट है। उसमें कुछ झूना वगैरह डालना नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, डायरेक्टली करना। घी डाल सकते हैं, तेज पत्ता, अजवाइन, लौंग, खुशबू के लिए कपूर, ये चीजें ऐड कर सकते हैं, और ऐसा कुछ ऐड नहीं करना। छोटे छोटे उपले बनाइए, सीधा गैस पे गरम उनको रखिए, आग पकड़ते ही बुझा दीजिए उनको, उनका धुआं हो जाएगा। खिड़की दरवाजे खुले रखें जब भी आपने ये करना है।
इससे फैमिली भी शांत रहती है। आप इसको बोलो गूगल, क्योंकि वो जुड़ा नहीं जानते हैं। गूगल बोलो। गूगल, हाँ जी जी, गूगल हाँ गूगल डाल सकते हैं ना इसमें? जी 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 जी। थोड़ा सा मतलब कि गूगल कहाँ का, किसका, नेचुरल या कुछ बाहर जो मिलता है वही वाला? जैसे फॉरेस्ट में मिलता है उसको लाना है कि बाहर हम लोग जो मंगाते हैं उसी को डाल सकते हैं? देखिए मिलना मुश्किल है क्योंकि सबके घर के पास गूगल नहीं होता। तो आप मार्केट से पंसारी की दुकान से आप खरीद सकते हैं। एक्चुअली बड़े बेटे का उसका भी आजमा टेंडेंसी भी डेवलप किया है, तो इस सब की वजह से तो उसको वो भी उसको जो तकलीफ होगा क्या उसको लेने से? बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगा। ओके ओके, ठीक है। Any question from all the participants? Narendra sir, any question? सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ गई। Yes sir. अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अच्छा वो जो मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन ये दोनों क्या सेम है? नहीं इसमें कुछ फर्क है? लगभग सर मिलता जुलता है। मेंटल इलनेस आप डॉक्टर नाम दे देते हैं, आप मतलब इसमें हमको देखना पड़ता है कौन सी कैटेगरी है। इलनेस में आपको फिट्स भी हो सकते हैं, कई लोगों को जो दौरे पड़ते हैं वो भी आ जाता है। इलनेस में नींद की समस्या भी आ जाती है। पर जो मेंटल रिटार्ड होते हैं वो पक्का कंफर्म होता है कि उनके डेली ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अच्छा, वो उसमें कंटिन्यूटी होती है और इलनेस भी हो सकता है ना? इलनेस, हाँ जी जी, इलनेस में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, पूरा क्योर हो भी सकता है ना इलनेस? सर जी जी जी, हमारे पास कई पेशेंट क्योर हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब और एक आपने कहा ना जो मेंटल रिटार्डेशन के जो स्टेजेस, ये तो आपने जो कहा मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, वो क्या है ना, वो तो उनका तो वो लक्षण आपने बताया वो एडवांस स्टेज वालों का है। जो इनिशियल स्टेज में है उनको भी क्या यही सारे लक्षण होंगे? नहीं सर, देखिए लगभग आज क्योंकि सभी बच्चे पैक्ड फूड खा रहे हैं, हर सब में ये प्रॉब्लम बढ़ी रही है। फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तकिए के नीचे रख के फोन सोते हैं, तो छोटा छोटा लक्षण सब में देखने को मिलता है। नींद की प्रॉब्लम हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, पेरेंट्स से दूरी बना के रखना, स्कूल कॉलेज में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर लेना, है ना, ये धमकियां देना कि मैं मर जाऊंगा किसी बात को, ये सब भी एक मतलब ये बढ़ता हुआ कदम है उसी की तरफ। अच्छा, उसी डायरेक्शन में। तो इसको हम रिवर्ट बैक या अंडू कर सकते हैं यदि पता चल जाए कि तरफ जा रहा है? सर ये जो ट्रीटमेंट बताया, जो परहेज से जी, हाँ ओके सर, ठीक है, ओके डॉक्टर साहब नमस्ते। Any question from the participants? Yeah, I would like to say that Dr. Prabhakar sir is in the group, in our WhatsApp group. You can post your queries. He will be responding to them when he is free. He has a very busy schedule. He keeps traveling across the country. So he may be late because of the connectivity issues, but he will definitely get back to your queries. So if there is no further questions, we would like to wrap up the session today. Thank you so much for today's eye-opening session. And